नमस्कार, स्वागत है आपका। इट डजंट गेट बिगर देन दिस। यूरोप का दिल दहल चुका है। अमेरिका की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। रूस थकता नजर आ रहा है और यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। 365 दिन की तबाही नए विनाश का आगाज लेकर आई है, जो कि हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। और ये 9 गेटवे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध के दलदल में फंसती जा रही है, यह हम आपको दिखाएंगे। क्या पुतिन अपना धैर्य खोकर न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे? डूम्सडे के 9 गेटवे शो में एक एक करके खुलने वाले हैं। डूम्सडे के 9 गेटवे इस शो में एक एक करके खुलने वाले हैं। यह देखिए, आप यहां से अगर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गेटवे क्या हैं? ये डूम्सडे के 9 गेटवे क्या हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। और इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा एक बहुत एस्टीम पैनल के पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, मेरे वो सहयोगी हैं जिन्होंने इस युद्ध को क्लोजली कवर किया है और कुछ कर भी रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मेरे साथ हैं अमिताभ जी। आपका स्वागत है अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ उनके ठीक बगल में विनोद ऑगस्टीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं यहां पर जनरल के सिन्हा, आपका भी स्वागत है। और उसके बगल में ठीक आप देख रहे हैं प्रतिभा, जो कि सबसे लेटेस्ट हमारे यहां लौट कर आई हैं इस वॉर जोन से, पोलैंड से। मेरे साथ गौरव हैं, जिन्होंने बहुत ऐसी स्टोरीज की जो कि आपको बताएंगी कि आखिर क्या हुआ। और वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट टू एंटर यूक्रेन व्हेन द वॉर वाज एट इट पीक, तो वो थी सुमेरा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके एक्सपीरियंसेस और इनका विजन हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह क्या होगा, सोचने वाली बात है। लेकिन उस सबसे पहले आखिर यह है क्या, डूम्सडे और गेटवेज है क्या, हम आपको दिखाते हैं। इस सब की शुरुआत करने जा रहे हैं गेटवे नंबर 1 से। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह वो गेटवे है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। यह है वो गेटवे जिसे गेम चेंजर्स, यानी कि यह है हथियार। हम बात कर रहे हैं उस गेटवे की, क्योंकि किसके पास कितने हथियार हैं। ये सबसे पहले ये हथियार का पूरा गेटवे आपके सामने खोलें, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बड़ी खबर, गेटवे नंबर 1 के लिहाज से युद्ध के 1 साल बाद भी यूक्रेन का जबरदस्त एक्शन दिखाइए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी BMP-2 से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। बाखमुत के फ्रंट पर यूक्रेन रूस को दे रहा है कड़ी चुनौती। बाखमुत में 2 महीने से लगातार खतरनाक जंग हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें। अब हम आपको इस गेटवे के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी गेटवे नंबर 1 की बात करते हैं, आइए। अभी गेटवे नंबर 1 हथियार में सबसे पहले बात उन हथियारों की जो रूस यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इन्हें। सबसे ज्यादा क्या, अब बात हो रही है पेट्रियट की। पेट्रियट, हाइमार्स की अगर बात करें, ये वो हैं जिसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। पंतसीर, जब खुद प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर एड्रेस कर रहे थे तो पंतसीर को आपने मॉस्को में देखा। S-400, जिसका इस्तेमाल रशिया ने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ डिफेंसिव वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और होता भी इसीलिए। KH-22, जो कि ब्लैक सी से निकलकर कहर बरपा रहा है, और इसका जवाब बहुत कम है। इस्कैंडर मिसाइल, जिसने पूरे मरियोपोल को तबाह किया, यह वो मिसाइल है जिसने शुरुआत में खेरसॉन और खार्किव पर हमला किया। TU-95,
ये वो बॉम्बर है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि ये कब निकलेगा। जब ये निकला तो इसने कहर बरपाया और पूरे लुहांस्क में डिप्लॉय किया जा चुका है दुनिया का सबसे अत्याधुनिक टैंक T-14 आर्माटा। सोचिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि युद्ध में सिर्फ इतने ही गेम चेंजर वेपन है, तो हम आपको कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि सबसे पहले मैं यहां पर जो सवाल पूछ रहा हूं, गेम चेंजर्स की अगर बात की जाए, सीधे में चलूंगा। जल खे के सिन्हा, आपसे शुरू करता हूं सर मैं। अगर इन वेपन्स की बात की जाए, इनमें से कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो कि हम आगे दिखाएंगे, लेकिन टैंक्स की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि उसका रोल अभी होना बाकी है या आने वाले समय में टैंक्स एकदम डिफंक्ट हो गए? जय हिंद। देखिए, इस युद्ध में 1 साल के दौरान टैंक को नकार दिया गया था। आपको याद होगा कीव की तरफ जब टैंकों का बड़ा काफिला आ रहा था, उसके बाद ये कहा गया कि टैंक बैटल ऑफ द टैंक्स आर ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं चाहूंगा जरा गोप्रो पे आइए, मेरे साथ इधर आइए सर आप प्लीज कम। ये क्योंकि हमारे सामने जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं, गेटवेज की और हथियारों की बात कर रहे हैं। लेट्स गो एट वन बाय वन एंड वी विल मेक इट वेरी क्विक सर। देखिए, टैंकों का यह माना जा रहा था शुरू में 3 महीने के बाद कि टैंक की लड़ाई खत्म हो गई, मगर देखिए अब टैंक के ऊपर बातें हो रही हैं, जिसमें आप लेपर्ड की नाम सुन रहे हैं, चैलेंजर के M1 एब्राहम की बात, और वो है क्योंकि अभी जो बैटल होगा, जो नेक्स्ट बैटल होगा, क्या मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल के बजाय मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि क्या आज के हालात में आपको लगता है कि जो हथियार निकले वो बहुत कम निकले रूस की तरफ से? मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 20%। ओके सर, दीपक वोरा सर है, सर प्लीज जॉइन मी हियर। आप यू हैव समथिंग टू से सर। अगर हथियारों की बात की जाए, क्या ये गेम चेंजर आने वाले समय में हथियार रशिया के निकलने बाकी हैं अभी, और हाउ डू यू व्यू, व्हाट इज योर टेक सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और बाकी आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी। आपने जो प्रश्न पूछा है गेम चेंजर, वो तो हर चीज़ गेम को चेंज करती है, लेकिन जो नए हथियार आ रहे हैं ऑटोनमस वेपन्स होंगे। सर सियाटल में मैं कार में बैठा हूं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, प्रोग्राम करके वो हमें ले गई थी। तो ये ऑटोनमस वेपन्स खुद फैसला करेंगे किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और अब जो हम देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मैं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूँ। दीज आर द न्यू वेपन्स जो आएंगे, पुराने वेपन्स हमारे चले। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। और आप जो बता रहे जो आएंगे, थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज बैठिए यहां पर। आज ही पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं लेपर्ड 2 टैंक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस खबर को। यूक्रेन को कई दिनों से पोलैंड में मिल रही थी ट्रेनिंग लेपर्ड 2 टैंक की। अगर विजुअल भी हो तो उसको प्ले ऑन करें यहां पर। ये पोलैंड ने तस्वीरें जारी की हैं, वो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं जो उनको डिलीवर किए गए हैं। कैन दे बी गेम चेंजर? नो, दे कैन नेवर बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि जो इनको चाहिए 300-400 टैंक्स और उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां, वो नहीं मिल रही हैं। स्वीडन ने भी आज लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के पास 120 लेपर्ड 2 टैंक है, लेकिन कुछ तो वो अपने लिए रखेगा। सीधे आइए यहां पर। इसके बाद अभी मैं बताना चाहूंगा, सुरभि ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया सीधे ताइवान से। ध्यान से देखिए, लेपर्ड 2 टैंक आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कई और विनाशक हथियार युद्ध में उतरने वाले हैं, आगे आएंगे। लेपर्ड टैंक, सबसे नई जानकारी यह है कि अब से कुछ देर पहले पोलैंड ने अपने 14 में से 2 लेपर्ड टैंक 2 यूक्रेन को भेज दिए हैं। एब्राम्स टैंक यूक्रेन को मिलने में, एब्राम टैंक यूक्रेन को मिलने में अभी 1 साल लग सकता है। ये अमेरिका के आर्मी के सेक्रेटरी क्रिस्टीन ने खुद कहा है। चैलेंजर टैंक, यूके ने यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, सबसे पहले देने का वादा भी यूके ने किया है। फिर नैसाम्स ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के वक्त देने का ऐलान हुआ था। कब आएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। Tu-160M, रूस ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स में इसकी तैनाती कर दी है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, जो युद्ध आपने देखा और जो युद्ध अब हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो इसका इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग हथियारों के लिहाज से? और निशांत, अभी क्योंकि आप हथियारों की बात कर रहे हैं और टैंक्स की बात कर रहे हैं, तो वो समय तब जबकि युद्ध की शुरुआत हुई थी और तब जबकि मैं यूक्रेन में मौजूद थी, हमने
रूस के टैंक्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होते हुए देखा है। और उस वक्त आपने देखा होगा कि एक वेस्टर्न नैरेटिव था जिसमें कहा जा रहा था कि रूस के जो टैंक्स हैं वो उसको बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह से रिपोर्ट किया जिसमें हम जिन जगहों को हम कहते थे कि ये टैंक ग्रेवयार्ड है, यानी एक एक जगह पर 10-10, 12-12 टैंक्स रूस के जिन्हें बर्बाद कर दिया गया था, जावलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो उस वक्त ये लगातार कहा जा रहा था कि टैंक्स मददगार नहीं साबित हुए हैं इस युद्ध में। लेकिन अब टैंक्स की ही बात हो रही है क्योंकि अब आगे आने वाले मौसम में फिर टैंक्स की जरूरत होगी। रूस के पास जितने टैंक्स हैं यूक्रेन के पास उतने हैं भी नहीं, इसलिए उसको ये चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधे आपको दिखाने जा रहा हूं वो जो कि वाकई में डूम्सडे का कैपिटल डी है। हथियारों में सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? परमाणु पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। परमाणु पिक्चर सरमत ICBM-2 ICBM 2 बार टेस्ट किया जा चुका है इस साल तैनाती। 2 दिन पहले ही पुतिन ने इसे न्यूक्लियर ट्रायरेड में शामिल करने की बात की है। सोचिए, यार्स ICBM साइलोज में लोड किए जा चुके हैं, उसके वीडियोस हम देख चुके हैं। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स का हिस्सा है और पुतिन ने खुद इसके एक्शन को मॉनिटर किया है। जिरकॉन एडमिरल गॉर्शकॉफ पर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि तैनात कर दिया जा चुका है और आर्कटिक में गश्त कर रहा है। हाल ही में पुतिन ने इसकी सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया है। किंजल बेलारूस में तैनात MiG-31K में यह देखा गया है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन मिसाइल 9 फरवरी के दिन इसका टेस्ट किया गया मोंटाना बेस पर साइलोज में ऑलरेडी लोडेड है, जहां पर हमने क्या देखा था हम सभी को पता है। मैं चाहूंगा सीधे मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर यहां पर आए। विनोद सर, न्यूक्लियर गेटवे में कैपिटल डी में हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की जो कि है वो मिसाइल जो सबसे खतरनाक है। योर टेक, क्या आपको लगता है ये डेटरेंट है या इनका इस्तेमाल भी होगा? देखिए, अपना टाइटल है डूम्सडे 9। अगर दुनिया डूम्सडे से गुजरा है, जुरासिक एरा हो, मेसोलिथिक एरा हो, कोई भी एरा हो, वो गुजरा है एक्सप्लोजन समथिंग लाइक दिस। अगर डूम्सडे बाकी सारे वेपन, बाकी सारे दरवाज़ों को छोड़ करके हम इसको ध्यान से देखें, अगर दुनिया डूम्सडे की तरफ जाएगा तो वो जाएगा ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स ओनली। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वन इन विच म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, मिनटमैन मिसाइल वर्सेस रशियन मिसाइल्स, इसी में होगा। हम सब इसके चपेट में आएंगे। लेकिन इनका इस्तेमाल होगा? इनका इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम। जब आप कह रहे हैं तो सब आपके साथ नोट कर रहे हो। ओके सर, प्लीज सिट डाउन। लेकिन अब इस डूम्सडे का दूसरे गेटवे की हम बात कर रहे हैं। इस डूम्सडे का दूसरा गेटवे ही है इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह। और जब यह गेटवे खुलता है तो पूरी दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है। गेटवे नंबर 2 है बॉर्डर। और यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस बॉर्डर की जिस बॉर्डर को लेकर यह पूरा युद्ध छिड़ा है, उस बॉर्डर की जिसको लेकर कोई भी कहीं पर भी एनक्रोचमेंट की बात कर रहा है। अब गेटवे नंबर 2 बॉर्डर की अगर बात करें तो सीधे आइए बिग वॉल पर। यह गेटवे जब खुल रहा है और इस गेटवे के खुलते ही यह युद्ध का अगर कहा जाए तो आगाज होता है। सीधे देखिए, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, यहां चल रही है जंग। इधर देखिए कहां कहां जंग चल रही है इस वक्त। लुहांस्क में, बाखमुक में, डोनेस्क में, ज़ेपोरिजिया में और मरियोपोल में। और जिन जिन जगह से उन्होंने अपना कब्जा हटाया है वहां पर भी वो कब्जा करने की वापस कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे ऊपर है खेरसॉन, जहां पर 40,000 की जनता इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उनके पास हीटिंग के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि रात भर बम बरसाए गए हैं। मैं सीधे लाऊंगा यहां पर रशियन स्टडीज के वो महारथी जो मेरे साथ हैं, अमिताभ सर। ये देखिए, ये युद्ध यहां से नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था क्रीमिया से सर, और ये यहां तक जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं इस सरहद तक कब? देखिए, हम हमेशा रूस के अटैक के बारे में बात करते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर यूक्रेन काउंटर अटैक करता है तो यूक्रेनियन प्रोपोजिशन क्या है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, जापोरिजिया से नीचे आते हुए जो सबसे पतला उनका एक स्ट्रेच है,
जो सी ऑफ अजोव की तरफ जाता है, मारियोपोल से मेलिटोपोल से मारियोपोल और सी ऑफ अजोव की तरफ खुलता है। वो एक गेटवे ऐसा है निशान जी, अगर वो उन्होंने कैप्चर कर लिया और जो फोर्स के साथ वो कर रहे हैं, तो हम ये क्राइमिया का जो लैंड ब्रिज है उससे अलग हो जाएंगे। सर वो ऑलरेडी यहां पे बेलगोरोड पे अटैक कर रहे हैं। जी नहीं, बेलगोरोद पे कर रहे होंगे, लेकिन उनका इमीडिएट टारगेट ये है, क्योंकि अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्राइमिया का लैंड ब्रिज बंद हो जाएगा। क्या रूस को इस बात का डर है कि अगर ये चला गया तो ये रूस पर भी हमला करेंगे? और रूस पे ही नहीं, रूस पे तो हमला एक नगण्य उसकी चांसेस हैं, लेकिन जो चांसेस सबसे ज्यादा क्या हैं कि अगर रूस काउंटर अटैक करता है, वॉर स्थिर नहीं होता है, तो वो आगे बढ़ेगा और वो आगे बढ़ के ओडेसा की तरफ जाएगा। हो सकता है वो आगे की तरफ जाके मोल्डोवा या ट्रांसनिस्त्रिया को भी उस लैंड ब्रिज से जोड़ना चाहें। इनका अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि इस चीज को हम जरूर ध्यान दें कि अगर यूक्रेन इतने हथियार जमा कर रहा है, पॉइंट टेकन, एयरफोर्स की बात कर रहा है, तो कहीं वो सी ऑफ अजोव को कैप्चर या वो लैंड ब्रिज बना लिया तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि हमारा ये पूरा जो एजम्पशन है कि इसके आगे अब क्या होगा? नेक्स्ट लेवल देखिए, इसके आगे दो अगर बहुत ज्यादा वॉर बढ़ता है तो ये आगे बढ़ेंगे ओडेसा से आपको मोल्दोवा की तरफ। अगर वॉर को स्थिर रखा जाता है तो ये पूरा जो टेरिटरी जो जिन्होंने अपने आप में मिलाया है रूस पे और वो अपने संविधान में कह दिया कि उनकी टेरिटरी है, उसको वो फिर से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टेकन। हम आपको आगे बताएंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध की आंच और किन किन देशों तक फैल सकती है, किन किन बॉर्डर्स तक आ सकती है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही एक बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिएगा। रूसी पीस कीपिंग फोर्स पर ट्रांसनिस्ट्रिया में हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बड़ी खबर मैं आपको सामने बता रहा हूं, यह बड़ी खबर है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी फौज पर हमला, रूस पर हमला माना जाएगा। ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर रूस की यह अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग है। रूस के विदेश मंत्रालय की ट्रांसनिस्ट्रिया पर वार्निंग है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद जंग के जो नए मोर्चे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गेटवे बॉर्डर की, अब जरा जंग के नए मोर्चों की बात करते हैं और सीधे यहां पर चलते हैं। जरा दिखाइए यहां पर अब जो हमारे सामने जंग के नए मोर्चे हैं उनको देखिए सबसे पहले। और इसके लिए मैं थोड़ी देर के अंदर दीपक सर को बुलाऊंगा। रूस और यूक्रेन आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट दिखाइए जो आपके सामने अब आ रहा है, बेलारूस और पोलैंड। पोलैंड ने आज बेलारूस के बॉर्डर पर हेज हॉग्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो टैंक्स को रोकना चाहते हैं। उस बॉर्डर के ऊपर अभी पोलैंड के बॉर्डर पर बेलारूस की जो पलटन है वो वॉर ट्रेनिंग कर रही है। फिर इसके बाद वो जगह जहां से अभी सुरभि रिपोर्ट करी है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन ट्रांसनिस्ट्रिया जो हमने आपको दिखाया, यूक्रेन ट्रांसनिस्ट्रिया जो हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट फिर जो हमारे सामने है वो है यहां पर चीन और ताइवान। सुरभि हमारे साथ है वहां पर, मैं उनसे एक क्विक रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद दीपक सर के पास भी आऊंगा। ये देखिए फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये वो जगह है जो कि मुझे लगता है यूक्रेन से भी सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा इंसान है जो ऐसा कहा जाए कि मतलब आपने किसके हाथ में तलवार दे दी फिर वो क्या कर सकता है, मैं बोलना नहीं चाहता। बहरहाल ईरान वर्सेस इजराइल, नेतन्याहू के आने के बाद ये ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट हो गया है जो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर हो सकता है कभी भी। और फिर एक नया वॉर फ्रंट, मतलब बहुत पुराना वॉर फ्रंट था जो कि अब खुलकर सामने आ रहा है, वो दिखाइए जरा। चीन और जापान की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा वॉर फ्रंट जो कि अब, क्योंकि यहां पर क्वाड को लेकर न जाने क्यों क्वाड के बाद रूस और चीन एकदम साथ आ गए हैं और ये हमारे सामने एक चिंताजनक है। पहले एक क्विक रिएक्शन, सुरभि मेरे साथ है। सुरभि, हम वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं, चाइना ताइवान, हम वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं, चाइना जापान, चाइना ताइवान, आप वहां पर मौजूद हैं। जब आप यहां पर थी स्टूडियो में और जब आप वहां पर गई, कितना परसेप्शन चेंज आया है आपका यह समझते हुए कि वहां पर क्या हालात हैं और कब क्या हो सकता है?
ये इस लिहाज से समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताइवान और जापान दोनों ही इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि चीन किस तरीके से विवादित क्षेत्र को पार करते हुए एक रीफ्रेम थ्रेट का बार बार अभी जिक्र क्यों कर रहा है। वो है चाइना की न्यू इन्वेजन पॉलिसी, जिसके तहत उसने ये टारगेट बना लिया है कि ये हमारी ज़मीन है। आज के उस स्टेटमेंट का एक बार फिर से यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी निशांत, जहाँ ये बोला गया ताइवान इज़ चाइनाज ताइवान, और हमें अमेरिका ये नहीं बताएगा कि हमें कब क्या करना है। दूसरी बड़ी बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ ताइवान को लेकर जो अमेरिका बार बार दुनिया के सामने चीन को बदनाम करने के लिए खुलासे की बात करता है, आखिर वो बताए कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अब यूएस की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है ताइवान के उन एरियाज पर जहां ताइवान ये चिंता जाहिर कर चुका है कि भले ही उसकी रिजर्व फोर्सेस सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, लेकिन चीन की ताकत का एहसास उसे भी है। इसीलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द यूएस अपनी प्लेसमेंट्स, अपनी डिप्लॉयमेंट्स कुछ ऐसे यहाँ पर। लेकिन तीसरे गेटवे पर जाने से पहले एक बार दीपक सर, आप पोलैंड में भारत के एम्बेसडर रहे, फिर से वो मैप दिखाइए जरा यहाँ पर जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था सर, पोलैंड वर्सेस बेलारूस। और मेरे मन में जो सवाल बार बार आता है, आई स्टैंड करेक्टेड अगर मैं गलत हूं, बेलारूस आर्टिकल 5 का एक बहुत बढ़िया तोड़ है। व्हाट इज योर टेक सर? आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो Yes. अलायंस। ये आपका प्रश्न बहुत अहम है। 15 हिस्से हुए थे सोवियत संघ के, या एक रशिया है, बाकी 14, और 14 में से 13 जो हैं वो दोस्त नहीं है रूस के, सिर्फ बेलारूस की जिसने आपकी बात की, जिसका अपना स्टेटस अलग था। बेलारूस ही, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर कुछ हुआ तो बेलारूस में ही सारा जो द नेक्स्ट स्टेज विल बी सेट बाय बेलारूस। और मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू, क्या कहते हैं, वादा निभाएंगे फॉर व्लादिमीर पुतिन, फॉर रशिया। उनकी भी एथनिक पॉपुलेशन जो है रशियन। I'm not as good as you are in terms of reading body language, but you look stressed with that. आपको देख के मुझे लग रहा है that you are stressed with that fact, which is a very rare expression on your face. मैं वहाँ रहा हूँ, so I'm totally familiar with their thought process. अभी ट्रांसनेस्टर की आपने भी जो बात की थी सर, इतना बता देता हूँ, उसकी कैपिटल का नाम है तिरास्पोल। वो मोल्डोवा का हिस्सा है और वो मोल्डोवा यूक्रेन बॉर्डर तक कंट्रोल करते हैं ज़मीन को। सो ये काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स हमने खिचड़ी में डाल दिए हैं, अब खिचड़ी पक रही है। अब सर आप प्लीज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, तीसरा गेटवे, उसके बाद हिमांशु के पास, और मेरे यहां पर दो सहयोगी हैं। तीसरा गेटवे है एक ऐसी दलदल जिसमें कौन कौन फंस रहा है इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या इस गेटवे से बच पाएगी दुनिया? और तीसरा गेटवे जो हमारे सामने है वो है देश। हम बात कर रहे हैं तीसरे गेटवे की, वो है देश। और इसमें कौन कौन से वो देश हैं जो इसमें फंसते जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं जरा यहां पर। सबसे पहले कौन कौन से देश हैं जो इसमें फंसते जा रहे हैं। जंगी रेस कितने देश, सीधे दिखाइए राहुल। यहां पर रूस वर्सेस यूक्रेन, सबको पता, ये तो अब एक ऐसी चीज है जो रॉकेट साइंस नहीं रही है। रूस वर्सेस यूक्रेन, ये आपके सामने है। नेक्स्ट अमेरिका वर्सेस चीन, बेलारूस वर्सेस पोलैंड, अमेरिका वर्सेस चीन, ये आपके सामने है। फिर बेलारूस वर्सेस पोलैंड, जिसके लिए मैं अभी हिमांशु के पास जाऊंगा। अब गौरव और प्रतिमा हमारे साथ हैं। यूके वर्सेस, बल्कि ईरान वर्सेस इजराइल है। आई से वी स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। ईरान वर्सेस इजराइल है, इसको करेक्ट करिए। उत्तर कोरिया वर्सेस जर्मनी, यहां पर आई एम सॉरी नॉर्थ कोरिया, वी स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट। ये सीधे यहां पर वो देश हैं जो आपके सामने हैं। दिस इज नॉट वर्सेस, आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे सहयोगी कुलदीप मुझे बता रहे हैं आप इसको वर्सेस ना समझें, ये वो मुल्क हैं जो वनरेबल स्पॉट्स हैं। आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट, थैंक यू कुलदीप। लेकिन अब सीधे मैं चलूंगा, अब इनका इन्वॉल्वमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद है हिमांशु। हिमांशु, पोलैंड की अगर बात की जाए, पोलैंड की वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा है हर लेवल पर। अभी इस वक्त जो आप पोलैंड में देख रहे हैं, हाउ फार कैन दे पुश दिस? सबसे पहले आज बता दूं, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो पोलैंड से वो यही आई थी, जैसा कि आपने बताया कि आज जो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है मैथ्यूस मोराव्स्की, वो आज कीव गए थे, जहां पे वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिले थे। इसी मीटिंग में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो लेपर्ड टैंक्स यूक्रेन को देंगे।
उसके जवाब में एक बहुत थ्रेटनिंग एक स्टेटमेंट आया है दिमित्री मेदवेदेव का, जिन्होंने बोला है कि वो पोलैंड का जो फोर्सेस है उनको पुश करेंगे और बॉर्डर्स को पीछे फोर्स करेंगे, और अगर ऐसा रशिया करता है तो ये डायरेक्ट अटैक होगा नेटो पे। याद रखिए, मेदवेदेव वो आदमी है जिसपे व्लादिमीर पुतिन बहुत ट्रस्ट करते हैं और अपने सक्सेसर की तरफ देखते हैं। तो बहुत ही टेंस और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है पोलैंड में। आप जो बता रहे हैं, अभी तक डूम्सडे के हमने 3 गेटवे देखे हैं। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चौथा गेटवे यह फैसला करेगा कि आगे के गेटवे खुलेंगे या नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप ठीक सुन रहे हैं। यह चौथा गेटवे है, फैसला करेगा कि आगे के गेटवे खुलेंगे या नहीं। चौथे गेटवे की अगर बात की जाए तो इसमें है लीडर्स। चौथे गेटवे की हम बात कर रहे हैं और इसमें है लीडर्स, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है। अब अगर लीडर्स की बात की जाए तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जिसको कहा जाए मैन ऑफ द मोमेंट, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट मैन हु ट्रिप्स एट ऑल द मोमेंट्स, जो बाइडेन। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ऑलवेज विद अ बोल फॉर वेपन्स। फिर उसके बाद शी जिनपिंग, क्वाइट मैन लेकिन बहुत कुछ कर देते हैं ये। फिर उसके बाद अब बात कर रहे हैं उनकी जो इस पूरे मामले में सबसे बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आई कैन सी दीपक सर क्लैपिंग राइट नाउ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप यकीन मानिए किस तरीके से अजीत डोवाल ने फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर कितने नेताओं से बातचीत की और कैसे यूक्रेन ने उनको फोन किया, वो बता रहा है कि ये भारत क्या कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा एक क्विक रिएक्शन यहां पर गौरव से लेने के लिए। गौरव, आपने ये युद्ध देखा है, अभी तक आपने इसको बड़ा नजदीक से देखा है, समझा है, जो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। आइए गौरव, मेरे साथ आ जाइए आप। अगर इस क्राइसिस की मैं बात करूं तो क्या ये अपने आप में इस युद्ध का एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जो कि शायद इस युद्ध को, इस केओस को रोके? निशांत, बिल्कुल। देखिए, आपका चौथा गेटवे लीडर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपने बात की, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, शांति काल का है। बात अब आपके सवाल की। सवाल यह है कि किस तरह से इस युद्ध ने शरणार्थी संकट पैदा किया। मैं खुद पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर था। पोलैंड वो देश है जहां से इस युद्ध के बाद सबसे ज्यादा शरणार्थी आए हैं, सबसे ज्यादा शरणार्थी आए हैं, और करीब 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी इस वक्त पोलैंड में उस वक्त आए जब यह युद्ध हो रहा था। लीबिया और सीरिया के बाद यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में एक बार फिर से वो शरणार्थियों का संकट पैदा किया, जिसके बाद बोझ बढ़ा यूक्रेन के आसपास वाले देशों में। नॉट ओनली पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, हर जगह ही शरणार्थी जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वहां पर उनके लिए सरकारों को पैकेजेस देने पड़ते हैं, यूरोपियन यूनियन को पैकेजेस देने पड़ते हैं। जब वो पैकेजेस देते हैं तो उसका भार कहां आता है? उसका भार आता है लोकल लोगों पर, और फिर वहां पर एक अनईजीनेस पैदा होती है जो पोलैंड में आज है। आपको मालूम है वहां पर क्या हाल है? पोलैंड में इन शरणार्थियों की वजह से वहां पर अभी लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है। अभी लोगों को वहां पर सरकारों की जो पैकेजेस है, उनके जो सोशल कॉज की चीजें, उनमें कटौती करनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा गौरव रोकूंगा। मुझे बताया जा रहा है पीसीआर से कि यूक्रेन युद्ध पर अभी इस वक्त जो हमारे पास जानकारी है, सबसे बड़े लीडर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच FATF का बड़ा एक्शन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। रूस का एक्शन सिद्धांतों के खिलाफ है, FATF ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। FATF का यह जो एक्शन है, अब इसको कैसे समझा जाएगा, शायद यही वो जिक्र है जो बार बार जो बाइडेन कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध का जो 5वां गेटवे है, उस पर जाने से पहले मैं जाऊंगा दीपक सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात कर रहे हैं। आइए प्लीज कम सर। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी तक जो रोल कई नेताओं से पूछा गया या उनके ऊपर माना गया कि ये वो रोल प्ले कर देंगे, और उसमें सर आपको थोड़ा मेरी तरफ आना पड़ेगा, उसमें वो रोल निभाने वाले मैक्रोन से लेकर, शोल्ट्स से लेकर, एर्दोगान से लेकर सब फेल कर गए। नाउ
वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्योंकि हम लोगों की परंपरा हमेशा ये रही है कि हम गाली गलौज में विश्वास नहीं करते हैं। सर, अगर हमें कुछ करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। सर, ये हम मजाक नहीं करते जब हम कहते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है और एक कॉमन भविष्य हमारा। ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। गाली किसी को नहीं दी है, ना बाइडेन को दी है, ना पुतिन को दी है, ना जेलेंस्की को। सबसे यही कहा है कि ये अब जंग का ज़माना नहीं है, लेट्स टॉक थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और ये दुनिया पूरी स्वीकार करती है। सारी दुनिया अब देख रही है कि G20 की प्रेसिडेंसी में भारत की क्या भूमिका रहेगी। अगर आज ये जंग खत्म हो सकता है, ये मेरी भविष्यवाणी है। सर, नॉर्मली वी डोंट डू इट, मैं करता हूं सर। अगर हो सकता है ये जंग खत्म या सीज फायर हो सकती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति ला सकता है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। दैट्स ब्रिलियंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेक के लिए सर। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे सामने सवाल है, इस युद्ध का 5वां गेटवे जो है वो पूरी तरह जिस पर वो पूरी तरह निर्भर है इस युद्ध के लीडर्स पर। ये वो गेटवे है जिसकी क्रूरता के चलते इस युद्ध में रक्त चरित्र देखने को मिला है। ये जो 5वां गेटवे है, इसमें हम बात कर रहे हैं कमांडर्स की। ठीक सुना आपने, कमांडर्स। ये वो 5वां गेटवे है जिसमें हम कमांडर्स की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए हम किन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कमांडर्स, यानी इस युद्ध में वो लोग जो कि फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं, अपनी फौजों को आगे लेके जा रहे हैं। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो वहां पर कमांडर कौन है, आपने नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन रशिया के कई कमांडर्स बदलते रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रूस वैलेरी गैरासिमोव। फिर नेक्स्ट दिखाइए, वैलेरी जो है कमांडर यूक्रेन फोर्सेस के, वैलेरी जालूजनी। फिर रमजान कादिरोव, ये सबसे ज्यादा अगर कहा जाए वहां के मोस्ट टॉक्ड अबाउट और बहुत ही एक ऐसे कमांडर हैं जिनको चर्चा में रहने का बड़ा शौक है। फिर उसके बाद येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि बीच में नाराज हो गए थे, वैगनर ग्रुप के प्रमुख, बाद में खुश हैं इसलिए क्योंकि हथियार मिलने शुरू हो गए। सरगेई सुरोविकिन, इनका नाम सुनते ही ऐसा लगा कि इस युद्ध में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अभी तक उतना कुछ बदला नहीं है। रूसी फौज के टॉप जनरल हैं ये। अब हम बात करते हैं, ये देखिए अब आपके सामने ये जो फैक्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हैं वो कमांडर्स जिनके नाम हमने आपको बताए। लेकिन पुतिन कीव जीतने के लिए लगातार स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत पिछले हफ्ते पुतिन ने अपने टॉप कमांडर्स को बदल दिया है। पुतिन के टॉप कमांडर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर ये देखिए अब आप, लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रेई मोद्रोविशेव, सेंट्रल सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल येवगेनी निकोफिरोव, पश्चिमी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम मुरादोव, पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। कर्नल जनरल सरगेई कुज़बोयलेव, दक्षिण सैन्य डिस्ट्रिक्ट के। ये वो कमांडर्स हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। और मैं सीधे यहां पर हमारे साथ एक कमांडर है। सिन्हा सर प्लीज आइए मेरे साथ। और क्विकली मैं आपसे लेना चाहूंगा सर एक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन सर। कमांडर्स की अगर बात की जाए, यूक्रेन इस पूरे युद्ध में एक ही कमांडर उनका दिखाई दे रहा है, वो है जेलेंस्की। लेकिन रशिया ने अपने कमांडर्स चेंज किए, कई सारे चेंज किए। क्या आपको लगता है ये चिंग कितना आमर था? देखिए निशांत जी, यदि मैं इन सारे कमांडरों का बहुत नज़दीक से विश्लेषण करता हूं, एक भी कमांडर, अभी आप भले नाम उछल रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां कमांडरों ने कोई चीज बनाई हो स्ट्रैटेजी और उसके तहत कोई काम हुआ हो। ऐसा काम नहीं। देखिए इसमें दो ही कमांडर हैं जो कि एक है पुतिन किस तरह से, अभी भी ब्लिट्जक्रिग नहीं आई। रशिया ऐसे फाइट नहीं करता है। जो ये कमांडर्स जितने हैं उनके साथ बहुत वॉर गेमिंग की है, बहुत सारा वॉर डिस्कशंस किया है। वहाँ उनका बैटल होता है ब्लिट्जक्रिग, शायद उसकी तैयारी अभी हो रही है स्प्रिंग ऑफेंसिव में। अभी तक कोई भी जनरलशिप जो होती है बैटल की वो नहीं दिखी है। आप स्विचिंग ऑफ फोर्सेस जो एक होता है मैनूवर वॉरफेयर, वो भी नहीं आया। जब आप ब्लिट्जक्रिग करते हैं, लाइन कटअप करते हैं, आप जब घेराबंदी डालते हैं, देन उसको बैटल ऑफ ब्रिजहेड नहीं दिखाई दिया, एक जगह नहीं दिखाई दी। तो ये बैटल जो है एब्सोल्युटली इन डिफरेंट फॉर्म में जिसमें प्रॉक्सी ज़्यादा है, जिसमें कि आपके प्राइवेट आर्मीज हैं। अभी ये ना तो गुरिल्ला वॉरफेयर है,
ना तो ये एब्सोल्युटली जो हाइब्रिड वॉर का एक अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। जी। ये हाइब्रिड वॉर का एक रूप दिखाई दे रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इस युद्ध के छठे गेटवे में वो हैं जो ये फैसला करेंगे कि ये युद्ध यूक्रेन तक सीमित रहेगा या महायुद्ध में तब्दील होगा। और अब हम बात कर रहे हैं इस युद्ध के छठे गेटवे की, जो कि है खलनायक। ठीक सुना आपने, खलनायक। और यहां पर हम किसी को नाम नहीं दे रहे किसी का, लेकिन हम देशों की बात कर रहे हैं, मुल्कों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले खलनायक की अगर बात की जाए तो किसका नाम आता है, किन किन देशों का नाम आ रहा है? अमेरिका। सोचिए अब आप, इसके सामने कई सारे और हथियार लगा दीजिए। रूस, जिसको पूरी दुनिया में यह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा खलनायक है, लेकिन वो खुद थ्रेटेंड है, ऐसा वो कह रहे हैं। शी जिनपिंग का चीन, ईरान, इब्राहिम रईसी का ईरान, और उत्तर कोरिया। अब इसके लिए क्या कहा जाए, ये तो कोई आप खुद ही समझ सकते हैं। एक क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर हैं। सर एक मिनट आइए। अब मैं अगर बात करूं खलनायकों की, हम लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अक्सर बात कर चुके हैं, बहुत शार्प रिएक्शन। उसके बाद मुझे प्रतिमा पे जाना है। सॉरी प्रतिमा, आपको इतनी देर तक इंतजार कराया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीस, और दैट इज टर्न इनटू पीसेस, क्योंकि ये खलनायक दे आर प्लेइंग अ बिग रोल। आपका गेटवे नंबर 3, 4 और ये करंट गेटवे ये लिंक्ड है। और देखिए, जब आप मैप लगा रहे थे आपने देखा था कि जो देश को जब हम जोड़ रहे हैं, हर एक देश के पीछे जो आपका पहला खलनायक है वो खड़ा है, दैट इज यूएस। हर एक के जेब में यूएस का हाथ है। तो मेरे ख्याल से, हो सकता है यू मे हैंग मी फॉर इट, खलनायक नंबर 1 यूएसए है। ये सारा कुछ ठीक है, पॉइंट टेकन। खलनायक नंबर 1 यूएसए है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रतिमा, आप जब पोलैंड में थी, आपने लोगों से जब बातचीत की, आइए प्लीज जॉइन मी हियर प्रतिमा, तो हर एक के मन में एक सवाल है, व्हाट इज द पल्स ऑन द ग्राउंड? अगर उन लोगों से बातचीत की जाए तो वो इस युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? रूस को मानते हैं, या उनको लगता है कि कोई अदृश्य हाथ है? क्योंकि ये वही पोलैंड के लोग हैं जो कई सालों तक यूक्रेन को पसंद नहीं करते थे। मैं वोरा सर की बात से सहमत हूँ कि भले ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हो पहले, लेकिन अब नेटो का हिस्सा है। और अब वहाँ पर भावना यही है कि दुश्मन रूस ही है, लेकिन जो शरणार्थी संकट अब वहाँ आ खड़ा हुआ है, उसके बाद कोई भी इस युद्ध को लंबा खिंचता हुआ देखना नहीं चाहता है। पोलैंड के लोगों ने शुरुआत में युद्ध में ज़रूर मदद की, लोगों को अपने यहाँ आने दिया, उनको शरण दी, हर संभव मदद पहुँचाई, और हमने देखा कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। यूक्रेन के लोगों के लिए उनके आंख में भी आंसू थे। लेकिन अब कोई भी इसको बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहता है, क्योंकि बोझ उन पर आ रहा है इवेंचुअली। और हमने वो भी देखा कि किस तरीके से बेलारूस का जो बॉर्डर वाली बात आपने कही, बेलारूस के बॉर्डर पर जो हमने एकाएक डिप्लॉयमेंट देखा, उससे खतरा सीधा सीधा आपके मुहाने पर आ गया, पोलैंड के मुहाने पर आ गया। तो पोलैंड नहीं चाहता है कि इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़े, तो उसका भी डर लगातार सता। अंडरस्टूड। प्रतिमा, आप शुक्रिया जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन डूम्सडे का जो 7वां गेटवे है, वही आपकी और हमारी किस्मत का फैसला करेगा। यह गेटवे ही निर्धारित करेगा कि आने वाली पीढ़ी शांति में जिएगी या फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसे महाविनाश की भुक्तभोगी बनेगी। अब यह बहुत बड़ा सवाल है, क्या है वो? हम बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। अक्सर जब हम जिक्र करते हैं युद्ध का, विनाश का, तो हम बात नहीं करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर ही है जिसमें भारत अमेरिका के भी नजदीक है और रशिया के भी नजदीक है। लेकिन अब जरा इसकी मैं अगर बात करूं तो सीधे, अमिताभ सर प्लीज ज्वाइन मी, आइए हम थोड़ा ऊपर चलेंगे। अमिताभ सर, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर की, और अगर इस वर्ल्ड ऑर्डर में, आफ्टर यू, वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर हम सबके सामने जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इस वर्ल्ड ऑर्डर में हम क्या देखने जा रहे हैं। आइए सर, लेट्स कम हियर, इस गोप्रो पे आते हैं। गेटवे नंबर 7 वर्ल्ड ऑर्डर। अब जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, रूस वर्सेस अमेरिका। सोचिए, यह हमारे सामने सबको दिखाई दे रहा है। कोल्ड वॉर 2.0, रूस वर्सेस पश्चिमी देश,
अगर मैं नेटो कंट्रीज की बात करूं तो वो अगला है, ध्यान से देखिए, नेटो प्लस अमेरिका प्लस वर्सेस रूस प्लस ईरान प्लस चीन प्लस उत्तर कोरिया और फिर निष्पक्ष हिंदुस्तान। ये हमारे सामने फैक्ट्स हैं। निष्पक्ष हिंदुस्तान, कोल्ड वॉर 2.0, वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात करें अमिताभ सर, क्या आपको लगता है कि चेंज हो गया है? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज कर रहा है उसमें चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा और चीन का एलाइड बन जाएगा रूस, क्योंकि जितनी इसकी शक्ति की ह्रास हुई है और जितनी भी उसकी शक्ति थी वो काफ़ी क्षीण होती जा रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये कोल्ड वॉर, सर क्या चीन की दोस्ती परचेजिंग पावर पर डिपेंड नहीं करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन जितना शक्तिशाली चीन अपने आप को बना लिया है और रूस की शक्ति का ह्रास हुआ है, उसमें चीन का सैटेलाइट बन के रह जाएगा रूस आने वाले दिनों में। अंडरस्टूड। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो कोल्ड वॉर 2 ही नहीं होगा, ये एक और बेहतर विश्व होगा जिसमें चीन के बॉर्डर्स के सारे एनिमी रहेंगे, जापान, फिलीपींस, साउथ सर, मुझे कोरिया। 2 गेटवेज और आपसे इनपुट लेना, आइए मेरे साथ प्लीज। यहां पर अब हम बात करें, यहां पर अब खुलने जा रहा है 8वां गेटवे, जो असल मायने में डूम्सडे का सबसे महत्वपूर्ण गेटवे है, क्योंकि यह गेटवे डूम्सडे के सबसे नजदीक है। यह गेटवे डूम्सडे के सबसे नजदीक है। प्लेट ऑन। आठवें गेटवे की अगर बात की जाए तो ये देखिए, ट्रिगर। बंदूक तो आप सबने देख ली है और चलाने वाले भी देख लिए, लेकिन अब ट्रिगर की बात करते हैं। ट्रिगर क्या है ये? आइए जरा ट्रिगर पॉइंट्स की अगर बात करें, सीधे प्ले ऑन करिए। वेरी वेल डन बाय माय टीम, ये बहुत अच्छा इन्होंने डिटेलिंग की है, एक्सीलेंट वर्क। ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल सकती हैं, द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट। नेक्स्ट चेंज करिए इसको, यहां पर यूक्रेन को फाइटर जेट भी मिल सकते हैं, दिस इज इनवाइटिंग द बिगेस्ट ट्रबल। फिर चीन पर रूस को हथियार देने का आरोप, कामिकाज ड्रोन, यह कहा जा रहा है। फिर बेलारूस में 10,000 रूसी सैनिक जो है वो तैनात हैं, यह एक और ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। फिर ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और फिर इजराइल क्या करेगा, यह सोचने वाली बात है। अब ये जो हमारे सामने सवाल हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा अपने सभी मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले दीपक साहब, ट्रिगर पॉइंट की अगर बात की जाए, सबसे वनरेबल क्या है? सबसे वनरेबल मींस सबसे ज्यादा आपको जो लगता है कि चिंगारी कभी भी भड़क सकती है, वो ईरान वर्सेस इजराइल है, या वो आपको दिखाई देता है बेलारूस दिखाई देता है, या आपको नॉर्थ कोरिया दिखाई देता है? वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? गेस वर्क करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रुझान इस समय नज़र आ रहे हैं, शायद कोरियन पेनिनसुला बहुत ही फ्रैजाइल इस समय है। और वो जो शहजादा है जो बिगड़ा हुआ है, कभी इधर मिसाइल फेंकता है कभी उधर मिसाइल फेंकता है, अब साउथ कोरिया अपने भी डिफेंसेस को तगड़ा कर रहा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे दंगा होगा। चीन में ये ताकत नहीं है कि ताइवान पे हमला कर सके। नॉर्थ साउथ कोरिया को देखना, और ये याद रखिए सर कि वो जो जंग था कोरियन वॉर, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। देयर इज नो पीस डील। नाउ दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन अब बात उस गेटवे की हम करने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर आखिरी गेटवे है, क्योंकि अगर यह गेटवे खुल गया तो पूरी दुनिया इसके बाद सिर्फ पत्थरों से लड़ेगी। कई बार यह बात होती है, लेकिन अब यह गेटवे नंबर 9 है, वर्ल्ड वॉर। ठीक सुना आपने, वर्ल्ड वॉर। और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और ट्रिगर पॉइंट्स भड़क रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर उसका नेक्स्ट अंजाम है। वर्ल्ड वॉर का जो गेटवे की अगर बात की जा रही है तो जरा सीधे देखिए यहां पर, अब जो अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए इसको यहां पर राहुल। नंबर 1 वर्ल्ड वॉर का गेटवे 2022 और 23 की अगर बात की जाए तो ये देखिए, 2022 रूस यूक्रेन वॉर, 2023 रूस नेटो में जंग। सोचिए। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 2023 और 2022 की अगर बात की जाए, रूस यूक्रेन वॉर, फिर आपको दिखाई दे रहा है चीन वर्सेस ताइवान, बहुत एविडेंट दिखाई देता है। हालांकि 2025 की बाकायदा प्रेडिक्शन किया गया है अमेरिका के एक जर्नल ने। फिर इसके बाद
2022 आपको हम बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए बेस है और आगे यहां पर ये फ्यूचर है या हो सकता है। ईरान वर्सेस इजराइल, क्योंकि हमने आपको बताया ये ट्रिगर पॉइंट कैसे हो सकता है। और फिर यहां पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो है लुकाशेंको, क्योंकि लुकाशेंको रूस यूक्रेन वॉर और फिर यहां पर बेलारूस पोलैंड में जंग 2023 की अगर बात की जाए। फिर दूसरी तरफ एक और पॉइंट है, रूस यूक्रेन वॉर, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग। ये वो गेटवेज हैं जो हमारे सामने हैं। एक शार्प रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन। सर, सिन्हा सर, कैसे आप देख रहे हैं इन सब में, अगर मैं बात करूं 2023 और 2024 क्या डोमिनेट करेगा? देखिए निशांत, 2023 में तो जो यूक्रेन के अंदर चल रहा है वही डोमिनेट करेगा। पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये स्प्रिंग ऑफेंसिव के ऊपर में। यदि स्प्रिंग ऑफेंसिव सक्सेसफुल रहा, चीज़ें थम जाएंगी और एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा। यदि ये उसको उसके एग्जिस्टेंस के सवाल खड़े करेगा तो आप जो डूम्सडे की बात करते हैं तभी उसमें होगा। कोई वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी ऑन, कोई अभी वर्ल्ड वॉर करने की जरूरत नहीं है। और जो आप हॉटस्पॉट्स की बात कर रहे हैं, हॉटस्पॉट्स इंडो पैसिफिक रहेगा आज से 10 साल तक। आप ये देखिएगा, ये इसी तरह चलता रहेगा। वेस्ट एशिया के आपने बोला सर वर्ल्ड वॉर इज ऑन। मैं हमारे जितने भी मेहमान है राहुल, सभी को आप दिखाइए, सभी को दिखाइए राहुल फ्रेम में। मैं एक हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूं। अमिताभ सर, क्योंकि आप ठीक यहां पर फ्रेम में मेरे नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्या वर्ल्ड वॉर इज ऑलरेडी ऑन, हाँ या ना सर? अभी इंटरवल है, मैं बताऊं निशान जी, वर्ल्ड वॉर पार्ट 1 जो अभी जिसमें हीरो डोमिनेट कर रहा था, अब शायद सेकंड पार्ट में ये पहली मूवी होगी, हाँ या ना? विलेन डोमिनेट करेगा। यस, द वर्ल्ड वॉर इज ऑन। ओके, विनोद अगस्तीन सर, वर्ल्ड वॉर इज ऑन, हाँ या ना? आई हैव बीन सेइंग दिस, वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, ऑल इन किसी भी एंगल से देखिए वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। अंडरस्टूड। दीपक सर, योर टेक सर। वर्ल्ड वॉर विदाउट न्यूक्लियर वेपन शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मौत हुई है सच्चाई की, सिपाही की नहीं। सिन्हा सर ने ये टीज किया था, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। सुमेरा, आपका क्या टेक है? इज इट ऑन या अभी समय लगेगा, हाँ या ना? इट इज वेरी मच ऑन निशांत। ओके, प्रतिमा, योर टेक, हाँ या ना? वर्ल्ड वॉर इज ऑन या नहीं? टेक्निकलिटी में ना जाए तो इट इज ऑन। गौरव, वर्ल्ड वॉर इज इट ऑन और नॉट? आई एम विद द हाउस निशांत। बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो लग रहा है और सामने दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर इज गोइंग बिहाइंड द कर्टेन। बट सर डोंट फॉरगेट, हाँ प्लीज। ओके, एक बात है। ओके, देखिए, जो एक नैरेटिव साइड आई आपके इससे कि चाइना इज मेन प्लेयर, चाइना इज नॉट गोइंग टू बी द मेन प्लेयर, है नाइदर द मेन प्लेयर। और कोई भी ऐसा ग्रुपिंग नहीं बन रहा है जिसमें चाइना विल टेक लीड एंड रशिया विल फॉलो। ओके, ओके सर, क्विकली अब इस शो को वाइंड अप करने का समय आ गया है। हम सवाल पूछ रहे हैं वर्ल्ड वॉर इज ऑन और नॉट, बट लुक एट योरसेल्फ, इंडिया इज एट पीस एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस फॉर पीस, and that defines this country. फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। Thank you very much for joining us.